Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट फरवरी 2026 के नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के आज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीडीपी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप वो पार्ट भी देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे और आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाए। लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स। जो आनुवंशिकता पूर्णतः एक व्यक्ति के या की का डैश निर्धारित करती है। क्या चीज़ निर्धारित करते हैं, हेरिडिटी पे क्या चीज़ डिपेंड होता है? तो सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस या लर्निंग स्टाइल। तो देखो, सेक्स जो मेल होगा या फीमेल होगा वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमारा जेनेटिक होता है, तो दिस वन इज़ करेक्ट। पर जेंडर जो है सोशल कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, ये सोशल जो कंसेप्ट है सोसाइटी ने दिया है। मेल एंड फीमेल, मेल क्या कर सकता है, फीमेल क्या कर सकती है, ये जो है हेरिडिटी नहीं है। एकेडमिक सक्सेस ये भी हेरिडिटी डिसाइड नहीं करती है, ये हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट, हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। लर्निंग स्टाइल ये भी जो है हमारे हेरिडिटी जो है डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेक्स। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम एंड encouraging चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन rather than गिविंग इंस्ट्रक्शन। टीचर को फोकस करना चाहिए बच्चे से, क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पूछे और साथ साथ बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछे। इस चीज़ के लिए टीचर को उनको इंकरेज करना चाहिए, निर्देश देने चाहिए कि हाँ, निर्देश देने के बजाय जो है टीचर उसको क्या करे कि हाँ बेटा आप क्वेश्चन पूछो, आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका एसोसिएशन का रीज़न क्या है, यानी इस कथन जो दिया है उसका कारण क्या हो सकता है? Child centered pedagogy means giving opportunity to children's voice and ensuring their participation। कि चाइल्ड सेंटर जो पेडागोजी है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ ये है कि बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना। तो देखो, दोनों ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, हमें खुद ही पता लग रहा है। इनमें जो सा आंसर सही है उसको हम टिक लगा देंगे। ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, बाकी में पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटिटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाई कैरेक्टर ऑफ। यानी कि दोहराव, बार बार दोहराव कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक यानी पुनरावृत्ति हो रही है, चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, वो व्यवहार किसके अंदर आता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, सेरिब्रम पैलिसी यानी कि स्वलिन क्रम विकार, अधिगमानात्मक विकलांगता, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार या मस्तिष्क पक्षाघात। तो बेटा ये आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने लैंग्वेज को ठीक से सोशली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता रहता है, ठीक है, वो सुनता नहीं, किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। ये आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आता कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, ये चीज़ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे रिपीटिटिव बिहेवियर की बात कर रहा है, ठीक है। अटेंशन डिफिक हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर की बात भी नहीं कर रहा है कि उसका जो अटेंशन मतलब अटेंशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, यहाँ पे भी वो बात नहीं कर रहे हैं। ना ही ये मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरिब्रम पैलिसी कि माइंड में कुछ प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला आएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स फील्स इंगेज इन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग वैन। यानी कि जो बच्चा है किस टाइम पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कंटेस्ट। हाँ, जब एक्टिविटी उनके संदर्भ में होते हैं, यानी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। फोकस ऑफ लर्निंग इज़ रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन। देखो, रिपीटिशन मेमोराइजेशन पे फोकस करना तो नहीं है। सोशियो इमोशनल नीड ऑफ लर्नर आर इग्नोर। ये भी नहीं है कि बच्चे की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को हम इग्नोर कर दें, उपेक्षा करें, नहीं। देयर प्रायर नॉलेज इज़ डिस्कार्डेड एंड नेगेटिव। उनके जो पूर्व ज्ञान है उसको जो है एक तरीके से नकारा जाए। तो जो मैंने पहले टिक करा वही जो है करेक्ट आंसर है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो मैं ना उस पर से पेंसिल से टिक लगा देती हूँ, ठीक है, या फिर पहले उसको जैसे टिक करके देखती हूँ कि उनमें से कोई अगर उससे बेस्ट कोई आंसर मुझे मिलता है तो फिर मैं उसको टिक करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टी टिपिकली यानी प्राय अधिगम की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चे में क्या होता है? लर्निंग डिफ़िकल्टी टिपिकली बच्चे कैसे होते हैं? हैव डिफ़िकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू देयर
पुअर साइट, यानी नज़र कमज़ोर होने की वजह से उनको डिफ़िकल्टी होती है। मैंने बोला था लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या होता है, उनको रीडिंग राइटिंग में, ठीक है, इन सब में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये आते हैं रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में। ओके, हैविंग प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, नहीं। फिर क्या, हैव कन्फ्यूज़न विद लेटर एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक लाइक, देखा उसको लेटर्स में, यानी कि बी और डी जो लेटर्स होते हैं इनमें जो है प्रॉब्लम होती है, इनमें प्रॉब्लम है, सो लेटर में कन्फ्यूज़न होती है, तो ये क्या लर्निंग डिफ़िकल्टी है। हैव वेरी लो IQ एज डायग्नोज थ्रू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी नहीं है कि इसको लो IQ होगा स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड IQ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, जो एक जैसे जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, ठीक है, ये वाला थर्ड वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है feral children, those who experience severe human social deprivation since very young age, usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation the improvement in certain domain of development is likely to be subordinate. This period where in development is significantly influenced by environment support is called dash। ये कहना चाहता है कि वो बच्चे जो कि एक तरह से फीरल चिल्ड्रन, जो कि गंभीर रूप से जो है उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, सोशली वो जो है थोड़े दूर रहे हैं, उनको समाज का अनुभव नहीं है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिले होता है। और रिहेबिलिटेशन यानी कि जब वो उनको दोबारा से सोशली इस्टेब्लिश किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है उनके, तब भी जो उनके कुछ डोमेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों में जो उनका विकास जो है ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है, वो पीरियड जो डेवलपमेंट का होता है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सपोर्ट इज कॉल्ड, यानी वो पीरियड जिस टाइम उनको इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी इन्वायरमेंट से उनका जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अब पता नहीं, चलो मैं फिर भी नॉर्मली बता देती हूँ। ये कहना चाहता है कि वो बच्चे जिनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया स्टार्टिंग में डेवलपमेंट एज में कि सोशली उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशली का मतलब है कि सोशली रिच इन्वायरमेंट, ठीक है, उनके आसपास बहुत सारे लोग हो जिससे वो सीख रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, एक्शन सीख रहे हो, बोलना, बिहेव करना, जैसे कि हमारे घर में बच्चा होता है, अगर उनके आसपास ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, शेयरिंग केयरिंग सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट देना सीख रहे हैं, सोशली बिहेव किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ सीख रहे हैं, तो उनको सोशली रिच इन्वायरमेंट है। और वो बच्चे जिनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, वो अकेले है, ऐसे अपना अपने आप ही खेले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई अच्छी लैंग्वेज वाला जो उनका डेवलपमेंट सोशल इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या उस लैंग्वेज स्किल से और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, फिजिकल डेवलपमेंट से एक तरीके से वंचित रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोले कि और बाद में जब हम उनको ऐसी इन्वायरमेंट देते भी हैं तब भी कुछ ना कुछ उनका जो विकास है, को डोमेन है, वो जो है डेवलप नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये बोल रहे कि इन्वायरमेंटल का जो इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, जिस एज में बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ता है वो वाली कौन सा स्टेज होता है, ठीक है, कौन सा पीरियड है वो वाला, ये कहना चाहता है ये। हिंदी में हम देख लेते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम आयु से गंभीर मानव सामाजिक अभाव, ठीक है, सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, यानी ज़्यादा उनके आसपास लोग नहीं रहे हैं, प्रायः उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, जो मैंने भी बताया, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्र में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है, यानी कि दोबारा ऐसे इन्वायरमेंट में उनको भेजने के बाद भी कि ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर जो है वो विकास अच्छे से हो पाए। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाता है। उसको कौन सा पीरियड कहते हैं, डिडक्टिव पीरियड नो, इंट्यूटिव पीरियड यानी कि सहज काल नहीं, मतलब नहीं, ठीक है, नेटिव पीरियड ये भी नहीं, मूल काल नहीं, हाँ सेंसिटिव पीरियड होता है। ये कौन सा पीरियड होता है, संवेदनशील अवधि होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है, जिस टाइम बच्चा अपने इन्वायरमेंट सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है ना बहुत जल्दी बहुत सारी लैंग्वेज सीख जाता है, जैसे कि मैं दूसरे स्टेट में रह रही हूँ, मैं तेलंगाना में रह रही हूँ, मुझे तेलुगु आना नहीं आ रही है मुझे, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े वर्ड्स मुझे आ रहे हैं, पर यही कोई छोटा बच्चा है जो फर्स्ट सेकंड क्लास में दूसरे स्कूल में जा रहा है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हैं, फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, पर वो बच्चा बहुत जल्दी तेलुगु सीख पा रहा है, मैं नहीं सीख पा रही हूँ। क्यों नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि वो उस पीरियड के अंदर है जिसमें उसको लैंग्वेज बहुत जल्दी आ जाएगी, पर मैं क्यों नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो डेवलपमेंट है वो मोस्टली हो गया है और लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश और हिंदी का ही मोस्टली यूज़ होता है। लोग जो है तेलुगु जो लैंग्वेज है वो कम कम यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वर्ड मैं सीख पाती हूँ, जैसे
चेपोंदे, ठीक है, थिनारू, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ, पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बाकी जो टीचर्स के बच्चे हैं, वो चीज़ें को बहुत जल्दी जो है ग्रास्प कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट है, क्योंकि उनका पीरियड कौन सा है, सेंसिटिव पीरियड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिस टाइम उनकी जो एबिलिटी होती है चीज़ों को ग्रास्प करने की, सीखने की, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, यानी कि जेंडर, ये ध्यान रखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, जेंडर, कि हमने पहले ही सोच लिया कि किसी भी जेंडर का जो रोल है प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन के पहले से ही हमने सामान्यकरण कर लिया कि उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं, फिर जेंडर टाइपिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी जेंडर किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं कर सकता है, लाइक बॉयज़ जो है क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स जो है क्रिकेट नहीं खेलेगी, बैडमिंटन खेलेगी, हमने पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है, माइंड में। तो ये क्या होगा, ये जो होगा जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, पर यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रही, भेदभाव की बात नहीं कर रही है कि यहाँ पे एक जेंडर को दूसरे जेंडर से सेम काम के बदले, सेम काम कराने के बदले हम कम जो पेमेंट करते हैं वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, के हम भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी भी, जेंडर पहचान ये भी नहीं है, जेंडर प्रारूप ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर ऑन करिकुलम, तो ये तो नहीं है भाई, ठीक है। स्पेशल समावेशी कक्षा में स्पेशल चिल्ड्रन जो है अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं, नहीं। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटी, सब बच्चे को एक्सेस होता है कि वो कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों में भाग ले। स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन अ नीडी एंड डिपेंडेंट, नहीं, विशेष बच्चों को वंचित और आश्रित के रूप में देखा जाता, नहीं। ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम एंड यूनिफॉर्म पैडागोजी इज एडॉप्टेड फॉर ऑल, नहीं, कि सब बच्चे की तरफ का पाठ्यक्रम फॉलो करें, नहीं, अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, अलग अलग करिकुलम होता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए कि आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है कि हम बच्चों से क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछते हैं। टू इनेबल चिल्ड्रन टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, नहीं, ये नहीं है। टू एक्सेस स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, विद्यार्थी की ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करना, नहीं, एक्सेस करना भी नहीं होता है, असेसमेंट करना। एक्सेस करना मतलब जानना कि बच्चे के अंदर कौन सी समझ कौशल है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो रही है। टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रमोट सॉल्विंग स्किल, यस, बच्चे की हायर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है। टू इनकरेज स्टूडेंट टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, नहीं, याद रखने की उसको नहीं बढ़ाना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है, इनमें से क्या प्रोसेस करेक्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक है, यानी कि सामाजिक रचनावादी, यहाँ पे समाज और रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस। देखो इंडिविजुअल की बात आ गई और यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोशियोस्टिक, दोनों गलत, इंडिविजुअल और समाज दोनों अलग अलग है, ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक। लर्निंग अकर ओनली इन क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग, नहीं, जब उसने सामाजिक की बात करी है तो सिर्फ क्लासरूम में होगा, फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग में होता है तो अपने आप में ही गलत हो गया। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, जहाँ पे ये पैसिव आ गए तो अपने आप में ही गलत है, ठीक है। अधिगमिक निष्क्रिय प्रक्रिया, गलत। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, दिस वन इज करेक्ट। देखा कितना ईजी होता है आंसर छाटना, आप सारे स्टेप्स को पढ़ो, उसमें से देखो सबसे बेस्ट क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फिर आप अपने आप आपके सारे आंसर ठीक होंगे, बेशक आपको कोई थ्योरी आती भी हो कि नहीं आती हो, तब भी आप आंसर सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, कंटेंट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से फास्ट। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर से। वाइल सम चिल्ड्रन स्टार्ट बैबलिंग एंड अटरिंग 2 वर्ड्स सेंटेंस एट 12 मंथ, अदर डू नॉट डू दिस टिल दे आर 20 मंथ ओल्ड। वो कह रहे हैं कुछ बच्चे जो है 12 मंथ में ही बैबलिंग, अटरिंग यानी बड़बड़ाना, 2 शब्दों को बोलना जो है शुरू कर देते हैं, 2 शब्द वाले वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ जो है 20 मंथ तक जो है ऐसा नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है? डेवलपमेंट माइलस्टोन आर ओनली सजेस्टिव एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड, यानी कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है कि विकास जो है इस टाइम तक हो सकता है, वो केवल सांकेतिक है, ज़रूरी नहीं कि इस टाइम तक ही हो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और व्यक्तिगत बच्चों का विकास प्राय भिन्न हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है अलग अलग होता है, हर किसी का डेवलपमेंट विकास जो है अलग तरीके से अलग टाइम पे इस तरीके से होता है कि यहाँ पर ये होता है कि हाँ 24 महीने तक बच्चा जो है सीख जाएगा चलना बोलना, इस तरीके से होता है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका,
ए का, दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। इससे मैं बाकी सब नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमें पता लग गया पढ़ते कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ ए चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि बच्चे की लंबाई और वजन, लंबाई को क्या हम क्या करते हैं, नापते हैं, वेट को भी क्या करते हैं, नापते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, तो इसमें गुण तो कुछ है नहीं है। चेंज इन अफेक्टिव डोमेन भावात्मक परिवर्तन, ये भी नहीं है। चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक, दिमागी रूप से कुछ संज्ञान होना, ज्ञान होना, नहीं। तो क्या है, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्रेजेंटेड विच हिंज डिलेमा, अरुणिमा रीजन, यानी कि हिंज की दुविधा को पेश करते हुए अरुणिमा कहती है, द लॉ वाज नॉट सेट अप फॉर दिस सर्कमस्टेंसेज, टेकिंग द ड्रग इन दिस सिचुएशन इज़ नॉट रियली राइट बट इट इज़ जस्टिफाइड। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो लो है इस तरीके से स्थापित नहीं करा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इंसान क्या करे। क्योंकि हिंज डिलेमा आपने पढ़ा होगा, कि नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया है जब मैंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो इसमें हिंज डिलेमा में क्या था कि वो इंसान अपनी वाइफ, जो हिंज होता है अपनी, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो जाता है उसके पास, केमिस्ट के पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे दवाई दे दो। तो केमिस्ट क्या बोलता है, पैसे दो। वो कहता है पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर मेरी वाइफ ना मरने वाली है, उसको बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत होती है। तो केमिस्ट उसको भगा देता है। तो जो हिंज होता है वो क्या करता है, जब केमिस्ट चल जाता है दुकान बंद कर जाता है, दुकान खोलता है और दवाई चोरी करता है। सिर्फ वो दवाई चोरी करता है अपनी वाइफ की जान लेने के लिए, सॉरी जान लेने के लिए नहीं, जान को बचाने के लिए, अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए। आई एम सो सॉरी, फ्लो में निकल गया। अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए वो जो है दवाई या मेडिसिन जो है चोरी कर लेता है, उससे जो उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो उसने गलत करा, ठीक है, उसने चोरी करी, पर वो जस्टिफाइड है क्योंकि उसने चोरी अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए करी थी, ठीक है, ना कि अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए करी थी। तो ये यहाँ पे यही बोल रही है अरुणिमा कि जो लॉ वाज नॉट सेट अप फॉर दिस सर्कमस्टेंसेस, कि जो हमारा लॉ है, कानून है, वो इस परिस्थितियों के लिए बनाया नहीं गया, इस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। टेकिंग द ड्रग इन दिस सिचुएशन इज़ नॉट रियली राइट, कि इस सिचुएशन में जो दवा लेना जो है सही नहीं है, ड्रग्स मतलब दवाई लेना, मेडिसिन लेना सही नहीं है, पर ये जस्टिफाइड है कि ये ठीक है। क्यों है, क्योंकि उसने किसी की जान को बचाने के लिए दवाइयाँ चुराई थी, ना कि जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो इसमें बोले कि वो किस मॉरल डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। अगर आपने कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैंने 3 स्टेजेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाहता है, हिंदी में भी वो पढ़ लेते हैं। हेज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ऑब्वियसली बात है कि चोरी करना सही नहीं है, पर अभी क्या है, वो उचित है कि कोई चीज़, इसका मतलब यहाँ पे है कि जो रूल रेगुलेशन है वो क्या है, वो जो है मॉडिफाइड है, कि सोसाइटी ने अगर कोई रूल रेगुलेशन बना दिए हैं और लॉ भी कुछ बना दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या है, वो चेंजेबल है, ये यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, किस अवस्था की बात कर रही है, ठीक है, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, तो इसकी बात ये नहीं कर रही है। फिर मोरलिटी ऑफ कंट्रास्ट, यानी कि नैतिकता का विरोधाभास, ठीक है, नैतिकता यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरीके से विरोधाभास हो रही है। ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड डेमोक्रेटिकली, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, हाँ तो इस पे हो सकता है। ओरिएंटेशन टूवर्ड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एक्सेप्टेड लो, तो ये भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ये भी नहीं है कि उसको मतलब उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट है कि मुझे ये दो आप मैं आपके लिए करूँगा। तो कोलबर्ग की जो ये 5 आता है ना, 5 नंबर उसके अंदर स्टेज के अंदर आता है, जो 3 लेवल्स है कोलबर्ग के और जो है 6 स्टेजेस है, ये 5th के अंदर आता है, जिसमें ये हमें ये पता चलता है कि जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है वो क्या है, वो चेंजेबल है। अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं, उसको एज इट इज़ मानने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ये आता है मोरलिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, मोरलिटी जो है एक तरीके से उसको हम विरोधाभास कर रहे हैं कि चोरी नहीं करना है। किस सिचुएशन में चोरी नहीं करना है, जब हम उससे जो हम अपना कोई पर्सनल बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे कि चेन खींच लेना, पैसे चुरा लेना अपनी सुविधा के लिए। पर अगर वहाँ पे वो उसकी वाइफ की जान की बात है तो वहाँ पे जो चोरी उसने करी है वो क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि जो केमिस्ट था उसने हेल्प करने की बजाय जो है पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इंडिविजुअल राइट और डेमोक्रेटिकली ये क्या है, सही है, स्टेज नंबर 5 के अंदर ही आता है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्या चीज़ सही है, ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में कौन सी चीज़ सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये तो नहीं है कि प्रतिभाशाली छात्र जो अधिगम आवश्यकता के जोखिम से मुक्त होते हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरिया एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो हर फील्ड में, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, भावात्मक रूप से सब में जो है एक्सीलेंट होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, वो क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट आर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं, वेल एडजस्टेड, ऐसा भी नहीं है, उनको बहुत दुख भी होता है और जरूरी नहीं कि वो एडजस्ट कर पाए और वो ज़्यादा पॉपुलर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर उनको सही इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता ना तो उनकी जो प्रतिभा होती है वो कम होती रहती है, डिक्रीज होते रहते हैं, वो जो है और जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, एवरेज बच्चे करते हैं, वो उतना भी नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है वो गिर जाती है, कम में वो एडजस्ट कर नहीं पाते हैं और हाई इन्वायरमेंट अगर हम उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनकी प्रतिभा जो है अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर है गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट अ कंपैरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट, ये है कि प्रतिभाशाली छात्र क्या होते हैं अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से, अधिक गति से चीज़ों को सीखते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ जो है बहुत कम परसेंटेज ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, हमारे यहाँ के मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत कम परसेंटेज गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, बाकी सब जो है मोस्टली एवरेज के अंदर आते हैं। जो आपने IQ वाला ऐसे पढ़ा होगा ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ना सिर्फ इसे इतना इतना जो होता है वो गिफ्टेड होते हैं, बाकी देखो इतना सारा जो है एवरेज के अंदर आता है, यहाँ मान लो यहाँ, और बाकी सब जो है स्लो लर्नर के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो मोस्टली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो भी हैं वो सब ना मोस्टली एवरेज के अंदर आते हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई अच्छी जॉब पे कर रहा है या फिर कोई अच्छे जो है पोस्ट पर है तो वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, नहीं, उसने एफर्ट करा है, हार्डवर्क करा है तो वो आगे बढ़ा है। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है क्या क्या एबिलिटी उसके अंदर होती है, क्या क्या चीज़ वो परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, ये कहना चाहता है। फिर क्लासिफिकेशन एंड सीरीज तो नहीं आता है, कंजर्वेशन एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये भी नहीं आती है, इमिटेशन एंड इमिटेशन तो आता है पर रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। फिर सिंबॉलिक प्ले है, एनिमिज्म, हाँ ये आता है। सिंबॉलिक प्ले तो आपको पता ही है कि लकड़ी के घोड़े को चल मेरे घोड़े टुक टुक करके बच्चा करता है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव बोलता है एनिमिज्म में। ये वाले जो पियाजे की मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट समझाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।